उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। दोस्तों नमस्कार। एक सजीले अभिनेता जिससे मिलने को बेताब रहते थे उनके दीवाने। रुत है मिलन की साथी मेरे हारे, मोहे कहीं ले चल बाहों के सहारे। हम उनसे मिले उन्हीं के आशियाने में। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। उनसे पूछे उनकी जिंदगी से जुड़े सवाल। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं। और फिर हटा पर्दा पुरानी यादों से। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभिनेता निर्माता निर्देशक संजय खान से मुखातिब हैं यूनुस खान। लग जा गले दिल रुबा, लग जा गले दिल रुबा। कहाँ रूठ के चली ओ गुलाब की कली, तेरे कदमों में दिल है मेरा। लग जा गले दिल रुबा। उजाले उनकी यादों के इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं जाने माने अदाकार, निर्माता और निर्देशक संजय खान साहब। बहुत बहुत स्वागत है। और क्या आप तैयार हैं बचपन से लेकर अब तक की यादों के उजाले बांटने के लिए और बेंगलोर वापस चलने के लिए? जी हम तैयार हैं, लेकिन पहले हम आपके सुनने वालों को स्वागत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। नमस्कार संजय साहब, सीधे बेंगलोर की यादों में चलते हैं। बताएं कैसा था आपका बचपन, आपके पेरेंट्स के बारे में बताइए, भाई बहनों के बारे में बताइए, शरारतों के बारे में बताइए। बेंगलोर एक बहुत ही खूबसूरत हरा भरा शहर है। आज भी उसकी तादाद बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन उस ज़माने में मुझे याद है कि कम से कम 8 महीने एक साल में हम स्वेटर पहना करते थे। ओहो। हमारे घरों में फ़ैन भी नहीं होते थे। और बेंगलोर की पॉपुलेशन होती थी 1,80,000 के करीब। हमारी फैमिली में हम 5 भाई थे, 2 बहनें, वालिद साहब और हमारी माता जी। फैमिली में हमने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी। एक तो इंसानियत और चैरिटी, लोगों के दुख सुख को समझना। हमारे घर में कभी हमने ऐसी कोई बुरी बात नहीं सुनी किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ या किसी के जाति के ख़िलाफ़। हमारे घर में 40 नौकर हुआ करते थे, उसमें तरह तरह के लोग होते थे। और वालिद साहब हमेशा कहते थे कि नीचे देख के चलिए। हम पूछते थे कि क्यों? कहते थे कि ठोकर ना लगे। क्या बात, वाह। और ये भी कहते थे कि जब कभी खाना खाने के लिए बैठोगे तो अगर 2 चपाती की भूख हो तो 1 चपाती खाइए, हल्की सी भूख लेकर उठिए ताकि सेहत अच्छी हो। वाह। और उन्होंने एक और अच्छी ताकीद दी थी जो आज तक मैं पाबंद हूँ उसका, कि टाइम रखना, किसी को टाइम देना और टाइम रखना। क्या? उन्होंने कहा कि जब कभी किसी को टाइम देते हो बिल्कुल ठीक टाइम पर पहुँच जाओ या उनको रिसीव करो, लेट कभी नहीं होना। मैंने कहा क्यों? तो कहते उनका अपमान है। क्या बात है। और अगर आप किसी के लिए बैठे हैं, अगर वो लेट हो जाते हैं 15 या 20 मिनट, तो उससे ज़्यादा नहीं ठहरना, उठ के चले जाना। मैंने कहा क्यों? उन्होंने ये कहा कि आप अपनी अहमियत कम करते हैं उनकी नज़रों में। क्या बात है, वाह वाह। तो वालिद साहब एक बहुत ही
शानदार शख्स थे, उनका जिस्मानी वजूद भी बहुत खूबसूरत था और उन्होंने हमें अच्छी बातें सिखाई और उन्हीं की फ़िलॉसफी को लेकर हम आगे बढ़े और आज तक उनकी बातें याद हैं और उनकी बातों का हम पूरा भरपूर इस्तेमाल करते हैं जहाँ भी हमें मौका मिलता है। जी, आप भाई बहन बचपन में किस तरह की शरारतें करते थे, किस तरह के शौक हुआ करते थे और किस तरह के ख्वाब हुआ करते थे? भाई देखिए, हम 5 भाई थे, जैसे कि 5 पांडव। मैं समझता हूँ कि ऐसे 5 भाई सारे बेंगलोर शहर में नहीं थे। जी। पढ़ने में नंबर 1 थे, शरारती में नंबर 1 थे और दिलदार और रहमदिल भी बहुत थे। हम अपनी बहनों से बहुत प्यार करते थे। भाई एक दूसरे में झगड़े भी होते थे लेकिन फ़ौरन मिल भी जाते थे। और मुझे याद है कि एक बार फ़िरोज़ भाई को शौक़ था कि कॉबॉय का लिबास पहनकर वो बंदूकें लेकर जो अमेरिकन फिल्म्स देखते थे, हाँ। वो उसकी नकल करने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें ख़रीद कर हमारे घर के सामने जो रूबरू सड़क थी, कॉबॉय पोज में चलते हुए आए गन्स लेकर। इतने में पिताजी की गाड़ी आई तो वालिद साहब गाड़ी से उतर कर देखा, ये क्या हुलिया बदल दिया है, क्या किया है आपने? तो सख्त नाराज़ थे इस तरह के कपड़ों के, तो उन्होंने उठा के कपड़ों को दे दिया किसी को और ताकीद दी फ़िरोज़ भाई को कि कभी कभी ऐसे हरकत नहीं करना, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई हिंदुस्तानी कपड़े पहने और जो मामूली पैंट हो शर्ट हो, इस तरह के कॉबॉय लिबास ना पहने। जी जी जी। तो इस तरह से हम काफ़ी, जैसे कि मैं फ़ुटबॉल में बहुत चैम्पियन था स्कूल में और मुझे अभी तक याद है कि मैं सेंटर फॉरवर्ड हमेशा प्ले करता था। वाह। और सरमत खान जो आगे चल के बंगाल के बहुत बड़े प्लेयर बने थे, वो मेरे क्लासमेट थे, तो उनको पास करना था राइट विंग से मुझे। तो उनका पास बहुत आगे पड़ा, मैं भागते भागते बॉल तक रीच नहीं कर पाया। तो मुझे याद है कि वो एक पादरी थे जोसेफ अरांजो। मैं समझता हूँ कि वो कुछ नशे के आलम में थे उस वक्त, तो उनको बहुत बुरा लगा कि गोल मिस हो गया, हमारी स्कूल हार गई, तो उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दिया ज़ोर से। हैरत में रह गया मैं कि मुझे थप्पड़ क्यों मारा, क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी थी कि इज़्ज़त देना और इज़्ज़त लेना। तो उस जोश और फरोश में पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं उनकी तरफ चार्ज किया और उनको ऐसे अपने कंधे से, जैसे रग्बी प्लेयर धक्का देते हैं, ऐसे धक्का देकर भाग गया स्कूल छोड़कर। घर पहुंचा और जाके ये किस्सा बयान किया मेरे वालिद साहब को, तो वालिद साहब ने कहा, क्या तुमने पादरी को धक्का दिया? तो उन्होंने एक थप्पड़ मारा मुझे। तो वापस ले आए और आकर कहा कि पादरी से माफ़ी मांगो। तो मैंने माफ़ी मांगा, लेकिन वालिद साहब ने पादरी से कहा जो आपकी हरकत थी ये ठीक नहीं थी, उस बच्चे को जब आपने गोल नहीं मारा आपने थप्पड़ मारा क्यों? बिल्कुल सही जी। इस तरह की यादें बहुत कमाल की हैं। अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि उस दौर का एक फिल्मी गाना सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई गाना याद आ रहा है? उस दौर का तो अभी तक तो मैं फिल्मों में दाखिल नहीं हुआ, तो दौर कैसे होगा, दौर आगे बढ़े। किसी और का उस जमाने में कोई फिल्म आपने देखी? उस जमाने में हाँ, ये कर सकते हैं कि उस जमाने का एक दौर था कि मेरी जिंदगी की पहली फिल्म थी आवारा। वाह वाह। मैंने आवारा देखकर दंग रह गया और मुझे समझ भी नहीं आया कि ये पुतले कैसे नाचते हैं पर्दे पर। किस थिएटर में देखी थी? ये एल्जिन थिएटर बेंगलोर में देखा था और मेरे साथ एक नौकर था मेरे, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम थी जी। तो मैंने चोरी छुपे जाके पिक्चर देखी थी, क्योंकि वालिद साहब को सख्त मना किया था उन्होंने पिक्चर देखने से। तो मैं ज़िद कर रहा था कि मुझे एक्टरों से मिलना है, राज कपूर से। तो मेरे नौकर ने कहा कि भाई ये नामुमकिन है, ये पर्दे पर वो अक्स देखे आपने, उसका कुछ रियल नहीं है। तो फिर मैंने जब ज़िद की तो प्रोजेक्शनिस्ट जो थे वो हमारे सबको जानते थे, हमारी फैमिली को, तो आए और उन्होंने कहा कि आइए हमारे साथ प्रोजेक्शन थिएटर में, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। तो वो फिल्म डालकर दिखाया कि भाई कितने पुतले कैसे नाचते हैं और फिल्म का गेट है, ये साउंड गेट है और इस तरह से 24 फ्रेम्स पास होते हैं फ्रेम से, तो नज़र आती है, मूवी में नज़र आती है। उस दिन मैंने ये इरादा किया कि मैं एक ही करियर लूँगा फिल्मों का। क्या बात है। राज कपूर मेरी ज़िंदगी में एक कहते ना मीनार, नूर के मीनार थे और उनसे मैंने इंस्पिरेशन ली थी और मैं मुंतज़र था कि कब जाऊं बम्बई और उनसे मुलाकात होगी। क्या बात है। तो यहाँ राज कपूर साहब का गाना सुना जाए। हाँ, आवारा सुनते हैं। आवारा गाना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आप सुनाएं, आज भी बहुत पॉपुलर है। जी सुनते हैं।
गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। संजय साहब, राज कपूर का जिक्र आपने किया और आपने बताया कि आवारा आपकी देखी पहली फिल्म थी, थिएटर में आपने देखी थी। जब घर पर किसी को नहीं बताया तो कितना हंगामा हुआ था? नहीं, किसी को बताया नहीं, क्योंकि मैंने नौकर को ताकीद दे दी थी, मैंने उसको कुछ पैसे भी दे दिए थे, उसने कुछ कहा भी नहीं किसी को। और बाद में खबर कब हुई? खबर मिली नहीं किसी को, मिली नहीं, किसी को नहीं मिली। और हमारे वालिद साहब का इंतकाल बहुत जल्दी हुआ था और उनकी उम्र थी कोई 42 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया था। हम बहुत छोटे थे और बहुत दुख था हमें। अगर वो ज़िंदा रहते तो शायद मैं फिल्मों में नहीं आ सकता था ना फिरोज़ भाई, क्योंकि वो मेरी तैयारी कर रहे थे कि लंदन भेजकर मुझे वकील बनाने के लिए जी, और फिरोज़ भाई को इंजीनियर बनाने के लिए। तो इसलिए उनके जाने के बाद ही ये मुक़द्दर में लिखा था कि मुझे फिल्मों में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो मैं बॉम्बे चला आया था। जी, मुझे ये बताइए कि जब आप बॉम्बे आए तो वो दिन कैसा था और वो जो शुरुआती दौर था आपका, कितनी जद्दोजहद थी आपकी ज़िंदगी में? कैसे आपने फैसला लिया था बम्बई आने का? मैंने फैसला नहीं किया था, तकदीर ने फैसला किया था, क्योंकि मैं बहुत ही छोटा था उस वक्त। मुझे डिप्थीरिया हो गई थी। डिप्थीरिया की वजह से बेंगलोर में कोई 100 बच्चों की डेथ हो गई थी। तो उन्होंने मुझे आइसोलेशन हॉस्पिटल में शुरू में रखा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि बॉम्बे की आबो हवा बेहतर होगी, उनको वहाँ ले जाएं। और हमारी बहन यहाँ रहती थी, तो उस वक्त तो हमारी मम्मी ने हमको बॉम्बे ले आए और यहाँ पहली बार मैं कोलाबा और दादर, हम ट्रेन से आए थे। जी जी। उस ज़माने में एयरक्राफ्ट की ट्रैवलिंग इतनी नहीं होती थी। तो दादर की लंबी चौड़ी बिल्डिंगें देखकर मैं हैरत भी हुई मुझे, क्योंकि बेंगलोर एक साफ़ सुथरा शहर था, हरा भरा। लेकिन मुझे बॉम्बे की जो महक लगी तो मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि ये मेरा शहर है। क्या बात है, वाह। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने फतेह कर लिया इसको। क्या बात है। अब फिल्मों में आने का जो रास्ता है वो आपके लिए किस तरह से खुला था और शुरुआत में कैसे किन लोगों से मुलाकातें की थी? पहले मैं सबसे पहले राज कपूर से मिला जाकर। जी। वो एक हमारे रणधीर कॉमेडियन थे। तो वो हमको जानते थे, क्योंकि हमारे भाई साहब की जो
बेगम सुंदरी, उनकी बड़ी बहन के शौहर थे वो, और उन्होंने मुझे राजी से आर के स्टूडियो में ले जाकर मिलाया था। और मैं था 6 फुट 1.5 इंच, दुबला पतला 120 पाउंड का। और जब पहली बार मैंने राज कपूर को देखा, उनकी नीली आंखें, उनका गोरा रंग, मैं तो हैरत में रह गया था। ये मैंने कहा, ये ऐसा लगा जैसे खुदा ज़मीन पर आ गया है। क्या बात है। तो राज जी एकदम उठ के मुझे गले से लगाया, बहुत ज़ोर से पकड़ लिया मुझे, कहा कि बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। मैंने बयान किया, आवारा देखा था, तो बहुत खुश हुए थे। उस दिन से हमारी दोस्ती की बुनियाद कायम हुई। जी, तो जी। मैं आगे चल के बताऊंगा कि क्या क्या हुआ। बिल्कुल, कि डेफिनेटली। उस वक्त मैं कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि राज कपूर को मैं एक दिन डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट करूंगा। क्या बात। तो पहला उनको जो मैंने ऑफ़र किया था, पहला रोल चांदी सोना में गेस्ट अपीयरेंस, और उनके पास मैं पहुंचा, कहा कि ऐसी सी बात है। उन्होंने, हाँ अब्बास, मेरा नाम अब्बास है। उन्होंने कहा, अब्बास मैं ज़रूर करूंगा आपके साथ। तो उन्होंने किया। 2 दिन मुझे याद है उनका बड़पन देखिए कि यहाँ पे म्यूज़िक डायरेक्टरों की कुछ स्ट्राइक थी, म्यूजिशियंस की स्ट्राइक थी, और हम मॉरिशस में शूटिंग कर रहे थे। R.D. बर्मन हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर थे, और गाना रिकॉर्ड होकर वहाँ आना बहुत ज़रूरी था। और उस ज़माने में बड़ी दिक्कत होती थी फ़ॉरेन शूटिंग की और फ़ॉरेन एक्सचेंज की वगैरह। लेकिन राज कपूर ने इस सब प्रॉब्लम्स को हल करके और सेटल करवा के उनका स्ट्राइक वगैरह गाने की रिकॉर्डिंग कर मॉरिशस पहुँचे। कौन सा गाना था वो? बहुत अच्छा गाना है, चांदी सोना का, तेरी दुनिया कैसी तू जाने, जीवन पथ पे निकले हम दीवाने। बहुत अच्छा गाना है, ये आप प्ले कर सकते हैं यहाँ। जरूर। अपना क्या है हम तो अनजाने, हो तेरी दुनिया कैसी तू जाने। अपना क्या है हम तो अनजाने, हो तेरी दुनिया कैसी तू जाने। जीवन पथ पे निकले 2 पल को हम तो अपने जी को बहलाने, हो तेरी दुनिया कैसी तू जाने। यारा दुनिया कैसी तू जाने। सूरज की जोत जगाई, तूने जब दुनिया ये बनाई। धरती की चादर फैलाई, चंदा सूरज की जोत जगाई। ओ यारा, ओ यारा, पर जिसके लिए जग तूने रचा, वो करके इसे वीरान रहा। धरती की चादर छीन चुका, अब चांद और सूरज मांग रहा। ये तेरे बंदों के अफसाने, हो तेरी दुनिया कैसी तू जाने। अपना क्या है हम तो अनजाने, हो तेरी दुनिया कैसी तू जाने। अपना क्या है हम तो अनजाने, हो तेरी दुनिया कैसी तू जाने। जीवन पथ पे निकले 2 पल को हम तो अपने जी को बहलाने, हो तेरी दुनिया कैसी तू जाने। यारा दुनिया कैसी तू जाने।
संजय खान साहब, हम थोड़ा सा आगे चले गए, फिर से पीछे जाते हैं। राज कपूर साहब से आपकी मुलाकात हुई और उसके बाद फिल्मों में मौके आपको किस तरह से मिले, एक तो ये सवाल है मेरा, और दूसरा अब्बास खान संजय कैसे बने? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। हम पहले आए थे बॉम्बे, पहले कोलाबा में ठहरे हुए थे, उसके बाद मरीन ड्राइव से हम आए जुहू जी। और जब जुहू आए तो उस वक्त हमारे पड़ोसी थे एक सत्यन बोस, जो फेमस डायरेक्टर थे। वो हमेशा कुत्ता लेकर वॉक करते थे, बीच पर जाते थे, हमारी तरफ देखते थे, मुस्कुराते थे, हम भी मुस्कुरा कर उनको आदाब करते थे। तो एक दिन सुबह सुबह आए हमारे घर और कहा कि माफ़ी चाहता हूँ लेकिन आप थोड़ा मेरी गाड़ी को धक्का दे सकते हैं। तो उनकी एक पुरानी मॉरिस माइनर थी, तो मैंने फ़ौरन उठ के उनको गाड़ी को धक्का दिया और गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी। इस तरह से उनको एक आदत सी पड़ी, 7-8 मरतबा आए और मैं उनसे जोक करता था कि दादा आप गाड़ी नई क्यों नहीं ख़रीद लेते? वो कहते थे नहीं नहीं ये गाड़ी बहुत अच्छी है, इम्पोर्टेड गाड़ी है, आजकल इम्पोर्ट करना बहुत मुश्किल है, ये वगैरह वगैरह। लेकिन एक दिन उन्होंने फिर से आगे घंटी बजाई तो मैंने ऐसे ही पूछा दादा धक्का? तो कहते नहीं नहीं मुझे अंदर आने दीजिए, आपको धक्का देने आया हूँ मैं। जी। तो मैं समझा नहीं, तो बैठ कर कहे कि मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ दोस्ती, आपको लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, और उन्होंने ताराचंद बरजाटिया जी से मुझे मिलाया और मुलाकात में उन्होंने कहा कि ये लड़का करेगा। तो पहले ताराचंद जी मेरी तरफ से गौर से देखे, बोले कि ये है वो, अच्छा ये कर सकेंगे ये? तो दादा ने बहुत शिद्दत से कहा कि भाई ये बहुत अच्छा करेगा, इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। तो उसके बाद दूर कहीं बिल्डिंग के अंदर ही कहीं आवाज़ आई, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। वाह। तो एकदम से ताराचंद जी उठकर कहा कि आप बैठिए मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में, और उठकर अंदर गए और 2 मिनट के बाद वापस आए, कहा कि दादा मैंने गाना सेलेक्ट कर लिया दोस्ती के लिए, चलिए अब्बास को भी साइन कर लेते हैं। तो दोस्ती में मेरी एंट्री वहाँ से हुई, लेकिन दोस्ती में मेरा रोल तो अगर आप देखेंगे तो कुछ है ही नहीं जी, ज़रा सा है, बहुत कम है। लेकिन उसका असर जो था, मैं खुद हैरत में रह गया, क्योंकि दादा कह रहे थे कि देखिए कितनी आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो 6 हफ्ते गुजर गए, पिक्चर हिट संगम के साथ टक्कर में चल रही थी। वो 4 लाख रुपए की फिल्म थी, वो 60 लाख रुपए की फिल्म थी संगम, लेकिन दोनों टक्कर में चल रही थी। ताराचंद जी मेरे साथ बहुत प्यार करने लगे। उन्होंने कहा एक दिन खाता दिखाते हुए देख बेटा, 2 करोड़ 64 लाख का बिजनेस हो चुका है ऑलरेडी। ओहो। और संगम भी 264 के करीब आसपास है। कमाल। तो हम सोच रहे थे कि अभी हमारा क्या होगा, तो पिक्चर तो बन गई, पिक्चर हिट हो गई वगैरह, 6 हफ्ते हो गए। तो मैंने दादा से पूछा, दादा मेरी ज़िंदगी में रखा क्या है अभी बताइए, मैं कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने कहा कि देखो तुम थोड़ा सा सब्र करो, बहुत तूफ़ान आने वाला है तुम्हारी ज़िंदगी में। सुबह में उनसे बात हुई, दोपहर में एक प्रोड्यूसर आया, घंटी बजाई, 25,000 रुपये ले आया साइनिंग अमाउंट, और टेबल पर रखा। उस ज़माने में 25,000 रुपये तो बड़ी रकम थी जी, बहुत बड़ी रकम थी। मैं हैरत में रह गया, मैंने कहा, मैंने पूछा ही नहीं, मैंने कहा ठीक है मैं साइन करता हूँ। तो मैंने पूछा कि हीरोइन कौन है? तो उन्होंने कहा माला सिन्हा। तो माला सिन्हा तो बड़ी मशहूर हीरोइन थी। तो मैंने कहा ठीक है बेशक। इसी तरह से कटिंग थिंग्स शॉर्ट, मैंने कोई 100 फिल्म्स 3 महीने में साइन किया। ओहो, 100 फिल्म। और मेरी मार्केट वहाँ तक पहुँच गई थी कि दिलीप कुमार के बाद मेरा ही नंबर 2 प्राइस था। क्या बात है। या हालांकि धर्मेंद्र और मेरे से 3 पिक्चर सीनियर हैं वो जी, और मनोज जी भी मेरे से 3-4 पिक्चर सीनियर हैं। मनोज खैर इतने ऊपर नहीं आए थे उस ज़माने में, लेकिन धर्म काफ़ी मजबूती से चल रहे थे। मुझे खुद हैरत हुई, और ऐसी कोई हीरोइन नहीं थी बम्बई में जो मेरे साथ काम नहीं किया हो। मेरे दौर की जितनी टॉप हीरोइन हैं सब 1 नहीं 2-2, 3-3 फिल्म्स। तो मेरी एंट्री फिल्म्स में बहुत शानदार हुई। और फिरोज़ भाई रोज़ मुझसे मजाक करते थे कि आज कितनी फिल्में साइन की तूने? मैं कभी कहता था 3, कभी 5। तो वो हंसते थे, कहते थे भाई कंट्रोल करो, फिर उसको फुलफ़िल करना मुश्किल हो जाएगा। सही। तो उनकी जो पेशन गोई थी बिल्कुल ठीक निकली, और मैं जद में आ गया। सुबह 7 से लेकर रात के 2 बजे तक 3-3 शिफ्ट,
यानी मेरी ज़िंदगी में सूरज कभी नहीं देखा मैंने उजागर होते हुए, जी। न गुरूब होते हुए, क्योंकि स्टूडियो में दाखिल होते थे और बाहर निकलते थे देर से। इतने में मेरी शादी हुई थी, मैं अपनी बेगम से मिला, वो भी एक बहुत बड़ा मोड़ है मेरी ज़िंदगी का। वो कहानी भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। जी। बीच में कुछ चीजें रह गई हैं। दोस्ती का गाना सुनते हैं, कुछ और चीजों की बात करते हैं। जी। चाहूंगा मैं तुझे, आपने कहा वहां से आवाज जी, आई, वो आवाज किसकी थी? वो थी मोहम्मद रफ़ी साहब की, और गाना था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। वो बैठे हुए थे जी। ताराचंद जी के ऑफिस में रिहर्सल करते हुए। क्या बात है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उस पिक्चर का 2 हस्तियों को हुआ था, एक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और एक हम। क्या बात है। सुनते हैं ये गाना। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा।
उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभिनेता निर्माता निर्देशक संजय खान से मुखातिब हैं यूनुस खान। मेरा एक सवाल रह गया है कि अब्बास खान संजय खान कैसे बने? हाँ, ये सत्यन बोस एक दिन हमने हमको बुलाया, कहा कि देखिए आपका नाम अब्बास खान है, शाह अब्बास खान है, और इस इंडस्ट्री में एक के अब्बास है, एक एस एम अब्बास है, एक दूसरे अब्बास हैं, 3 अब्बास हैं, तो ये आपका चौथा अब्बास जो है मुश्किल हो जाएगा, कि इसीलिए मैं समझता हूँ कि आप अपना नाम फिल्मी नाम रख लीजिए। तो इससे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। जैसे कि हम बड़े हुए थे दिलीप कुमार का नाम सुनते हुए, यूसुफ खान दिलीप कुमार है, मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि हम आपका नाम संजय रखना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैंने महाभारत में पढ़ा था कि संजय का कैरेक्टर बड़ा अच्छा है, तो मैंने कहा ठीक है, संजय अच्छा लगता है हमको जी। तो इस तरह से हम संजय खान बन गए। आज तक भी मेरा नाम लीगल हो गया है। इस वक्त एक कहानी सुनाऊंगा भी। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर था और एक नौजवान 18 साल का लड़का आया, कहने लगा हुजूर मेरा नाम संजय खान है। तो मैंने कहा तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो मेरे साथ? तो उसने अपना बोर्डिंग कार्ड निकाल के मुझे दिया, उस पर लिखा था संजय खान। तो मैंने देखा तो फ़ौरन मेरा हाथ मेरी जेब की तरफ गया कि मेरा कार्ड कहाँ है। मैंने अपना कार्ड देखा तो मेरा भी कार्ड था। तो ये हकीकत है। और मैंने कहा कि बेटे मुझे बताओ कि आपका नाम कैसे हुआ ऐसे? तो कहता मेरे मम्मी और डैडी दोनों आपके शहदाई हैं, उन्होंने ये नाम आपके बाद दिया। क्या बात है। तो उस फ्लाइट में दो संजय खान आए? जी हाँ, उतने वो कहीं और जा रहे थे, मैं बॉम्बे आ रहा था। जी जी जी। संजय साहब, क्या उस दौर में दोस्ती के बाद, ये दोस्ती के पहले हकीकत कब आई थी? हकीकत उन्हीं दिनों में थी, पैरेलल चल रही थी जी। अभी जब मैंने दोस्ती साइन किया उसी वक्त चेतन आनंद ने भी अनाउंस किया था, और चेतन आनंद की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। चेतन आनंद की शुरुआत के बाद मैं दोस्ती ख़त्म किया था, लेकिन वो पिक्चर डिले हुई रिलीज़ होने में। हकीकत मेरे बाद आई। हकीकत में भी मेरा छोटा अपीयरेंस था, बहुत छोटा अपीयरेंस था, लेकिन कान फिल्म फेस्टिवल में किसी क्रिटिक ने मुझे मेंशन किया था जी कि द सोल्जर हु एक्सप्रेसेस द डीप एंग्विश ऑफ द इंडियन आर्मी डिफीट। तो वो एक अच्छा मिला था। तो लेकिन मैं हमेशा दोस्ती को मेरी पहली फिल्म समझता हूँ। जी। हकीकत का गाना सुनते हैं, कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। जी। मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। अफसाने सुनाए
आँखों ने पिए और न बहाए होंगे। बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबी पर उभर आया होगा। होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। होके मजबूर मुझे। उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी। उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी। दिल की लुटती हुई दुनिया नजर आई होगी। मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी। मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी। हाय, हर तरफ मुझको, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा। होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। होके मजबूर मुझे। छेड़ की बात पे अरमां मचलाए होंगे। छेड़ की बात पे अरमां मचलाए होंगे। गम दिखावे की हंसी में उबलाए होंगे। नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे। नाम पर मेरे जब आंसू निकल आए होंगे। सर न कांधे से, सर न कांधे से सहेली के उठाया होगा। होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। होके मजबूर मुझे। दोस्ती और हकीकत आ गई और उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी कामयाबी का दौर आ गया था। रफ़ी साहब का जिक्र आपने किया, पहले रफ़ी साहब की बातें कर लें। कितना करीबी ताल्लुक उनसे रहा है और बाद में तो आपने अपनी फिल्मों में भी रफ़ी साहब से मैं मिलता था। जब हमारी जो रिकॉर्डिंग होती थी तो इज़्ज़त के तौर से मैं जाता था मिलने के लिए उनसे, लेकिन सोशल मेरी इंटरेक्शन नहीं होती थी। वो बड़े शर्मिंदा किस्म के आदमी थे, किसी से मिलते नहीं थे, प्राइवेट थे और हमेशा शूटिंग के बाद घर चले जाते थे। जी जी। तो फिल्मी फंक्शन में भी मैंने उनको नहीं देखा कभी। मेरे मुकेश के साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी, मुकेश जी के साथ, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन, जितने उस दौर के थे, आनंद बख्शी वगैरह, ये हमारे अच्छे दोस्त थे। तो मैं कह रहा था कि मेरी जो फिल्म्स की जो 100 फिल्म्स लेकर जो मैंने शुरू किया कि मैं ख़त्म नहीं कर पाया पूरी, इसलिए क्योंकि ये जो ज़िंदगी में दबाव आया 7 से 2 बजे तक रात का, मेरी ज़िंदगी में मेरी प्राइवेट लाइफ जो थी, मेरी प्राइवेट लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर मेरे को 40-44 फिल्मों के बाद मैंने अपनी डायरी जो थी अपने प्रोड्यूसरों के हवाले कर दिया। राम महेश्वरी और पन्नालाल महेश्वरी जी बन गए थे वो चीफ, और बनकर उन्होंने रेटें डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू की।
लेकिन हमने 44 या 45 फिल्म मेरी ख़त्म हुई, उसके बाद तो मैंने बहुत से पैसे वापस कर दिए, क्योंकि इट वॉज नामुमकिन इतनी फिल्मों को साथ करना। और मेरी आज़ादी, मैं बहुत आज़ाद पसंद था, अपने आप को आज़ादी पसंद करता था, और मैं नहीं समझता था कि मैं इस तरह की ग़ुलामी कर सकूं। और वो माहौल भी इंडस्ट्री का वो उस ज़माने में इतना टाइट था कि गर्म कमरे, एयर कंडीशन बहुत कम, स्टूडियो में पंखे नहीं चलते, इस तरह का माहौल था, वो उसमें मज़ा भी आता था। राज कपूर की बात हम करेंगे ज़्यादा। जी बिल्कुल। राज कपूर जो है ये बहुत अहम एक हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का। जब मैंने फिल्म अब्दुल्ला बनाई तो मैंने राज कपूर को चुना था। तो जब चांदनी सोना में इन्होंने हमारे साथ काम किया था, मुझे याद है कि आखिरी दिन रूपतारा स्टूडियो में शूटिंग हुई, और शूटिंग के बाद मैंने इनके लिए 1 लाख रुपए कैश तोहफा एक लिफाफे में डालकर साथ रखा था। हम जा रहे थे किसी शादी में, तो साथ, तो वहाँ जब शादी में पहुँचे, फिर हम बैठे हुए थे कहीं चाय पीते हुए, तो मैंने लिफाफा उठा के राजी को दिया, तो राजी बहुत खफा हो गए, कहने लगे कि अगर शशि बनाता तो हम शशि से पैसे लेते, हरगिज़ नहीं लेंगे हम। हाँ, अगर आप फुल फ्लेजेड हीरो का रोल देंगे हमको आपकी पिक्चर में, हम अपना दाम मांगेंगे और आप देंगे। और ये भी कहा था कि देखो, एक हिंदू एक मुसलमान, हम दोनों पठान, क्या बात। इस तरह से वो पेशावरी पठान थे, मैं भी पेशावरी हूँ, मेरे 4 फादर्स जी। तो अपनी वाइफ और कृष्णा जी और मेरी वाइफ जरीन से ये कह रहे थे। तो जब मैंने अपनी फिल्म बनाना का प्रोग्राम बनाया था अब्दुल्ला, तो राजी को लेने का इरादा किया। राजी के पास हम गए और राजी से कहा कि भाई आपको करना है ये रोल। उनको बहुत पसंद आया। तो मैंने कहा आप कितने पैसे लेंगे बताइए। तो शरारत उनकी आंखों में थी, आंखें पुतलियां नाचती थीं और लेटे हुए थे, और अपने छत को देखते हुए कहा कि मैं इतने लूँगा। तो मैंने कहा डन। तो हाथ तो मिलाए, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। तो मैंने कहा याद है आपने कहा था कि एक हिंदू एक मुसलमान ज़बान के पक्के होते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जब आप हम पिक्चर बनाएंगे तो जो आप मुँह मांगे देंगे आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा है अब्बास, मैं बहुत ज़्यादा मांग रहा। बोले नहीं यही होगा। और हम बाहर निकल रहे थे तो डब्बू से मुलाकात हुई, रणधीर कपूर जी। तो रणधीर कपूर मुझसे कह रहे हैं, उनका तो सेंस ऑफ ह्यूमर अजीब है ना, तो हमसे कह रहे हैं कि अब्बास ये आपने क्या किया, राज कपूर को क्यों साइन किया, 2 बजे से पहले आपकी शूटिंग पर नहीं आएंगे ये। तो मैंने कहा नहीं, मेरे साथ उनका एक मुआहदा बन गया है कि 12 बजे मेकअप के साथ वो आ जाएंगे। बोलते यहाँ के स्टूडियो के मुर्गे भी 2 बजे बांग देते हैं, राज कपूर 12 बजे नहीं उठ सकते। तो ये एक आज तक वो याद रह गया था मुझे, डब्बू का रिमार्क। फिर हुआ क्या? फिर हुआ 12 बजे आते थे? बिल्कुल 12 बजे घड़ी की सुई की तरह राज कपूर मरहूम एक दिन आधा घंटा लेट हुए थे। तो हमने देखा दूर से उनकी गाड़ी आ रही है, बीच रेगिस्तान जैसलमेर में जी। एक ही एम्बेसडर गाड़ी उनकी नज़र आ रही थी, वो एम्बेसडर पसंद करते थे हमेशा। तो हमने कहा कि लाइट्स ऑफ कर दीजिए, और उनको ये एहसास कराना कि उनका इंतज़ार करते हुए बैठे हैं। तो हम ऐसी कोई पेपर लेके बैठाया, कोई लेट गया वगैरह। तो इस तरह को माहौल, और मैं अपनी पीट करके हूँ जहाँ से वो गाड़ी से उतरते हैं, पीट करके बैठ गए हम। तो मेरा विजय पांडे सामने खड़ा हुआ था। मैंने कहा मुझे कमेंट्री देना। बोले साहब अभी गाड़ी से उतरे, और आपकी तरफ देख के दौड़ के भागते हुए गए कमरे की तरफ। इतने में उनका रेवती आया, उनका असिस्टेंट, और पांडे से कहा कि साहब बुला रहे हैं आपको। तो पांडे आके हमसे कहते हैं, मुझे पूछ रहे थे कि साहब गुस्से में है क्या। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही बैठे हुए, मूड ठीक है। तो आए तो मेकअप करके, फिर पहले वो भी टेक्नीशियंस थे, बहुत बड़े माने हुए डायरेक्टर थे। तो जाकर उन्होंने हमारे जो आँख लैम्प्स वगैरह जो हैं ऐसे टच करके देखा, वो हॉट थे। तो बोलते अच्छा अच्छा, मेरा इंतज़ार कर रहे थे आप लोग। तो मैंने कहा कि नहीं राजी, आपको थोड़ा झटका देना चाहिए था हमको, इसलिए। तो फिर इसी तरह से पिक्चर ख़त्म हुई। उन्होंने एक बार एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट हुआ जी। 2000 इंडियन आर्मी के जवान बैठे हुए थे शूटिंग देखते हुए। वो इलाका ऐसा था कि कोई सिविलियंस नहीं थे, और एक बहुत अच्छा खूबसूरत सीन था जहाँ राज कपूर उस औरत को दफना देता है जहाँ उसकी कोख से बच्चा लेता है, वो आपने देखा होगा। बिल्कुल। और आके कहता है बेटी मैं हार गया।
मैंने तुझे यहाँ, और वो मेरे कृष्णा को जालिमों ने ले गए वहाँ वगैरह, और लरस कर खुदा से कहते मैं ना तू मेरा खुदा है मैं तेरा बंदा हूँ वगैरह डायलॉग था। तो उस वक्त डायलॉग बोलते वक्त उनके जो कैरेक्टर में ठीक नहीं था, तो मैंने कहा राजी कट। तो मेरी तरफ गौर से देखा, नीचे आए, मैं उनकी तरफ चल के गया, आंख में आंख मिलाकर उन्होंने ऐसे गुस्से में मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा देखिए ये थोड़ा सा कैरेक्टर ठीक नहीं है, निकाल दीजिए उसको, कम इन टू अब्दुल्ला। तो फिर एकदम मुस्कुराने लगे ओके। तो दूसरा शॉट इतना खूबसूरती से दिया, इतना अच्छा शॉट दिया कि मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऊँटनी भी जो थी बह गई उनके मूड में, और जो जब जैसे उठ के जाते हैं तो तूफान के पंखे वगैरह चलते हैं तो ऊँटनी भी उनको ऐसे किस करते हुए उनके पीछे 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 चली जाती है। क्या बात है, वो बड़ा अच्छा शॉट बन गया। अल्लाह ने तुझे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है, तुझे बेटा हुआ है, बेटा। पापा, तुम अपने अल्लाह की कसम खाओ, तुम मेरे बच्चे की हिफाजत करोगी। मैं तो जा रही हूँ, अब ये बच्चा तुम्हारे हवाले। खाओ, कसम खाओ, तुम इसकी देखभाल करोगे। कसम खाओ बाबा। हाँ बेटी, मैं कसम खाता हूँ कि जब तक जिंदगी रहेगी मैं तेरे बच्चे की हिफाजत करूंगा। कृष्णा, कृष्णा, या अल्लाह ये तूने क्या किया? मैं ये इसका क्या करूं? इसको कहां ले जाऊं? जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। इस मासूम और यतीम बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा ले। तो खैर राजी के आखिरी दिनों में मैं गया था हॉस्पिटल में मिलने के लिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए जा रहे थे जी, और कृष्णा जी के साथ उनका कुछ झगड़ा चल रहा था। ऐसी तो मैं ये मेरी शीशी यूडिक्लोन की कहाँ है वगैरह वगैरह। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए राजी, मामूली बात है, मैं दुबई से आपको फ़ोन करके कल के जहाज़ तक आ जाएगा, भाई कृष्णा जी के साथ क्यों बेकार बहस कर रहे हो। और गए, 3 दिन के बाद खबर मिली कि कोमा में है। इतने में वो बोतल भी आ गई थी। वो बोतल लेकर दिल्ली गया और कृष्णा जी को बोतल दे दी, और कृष्णा जी से बात हुई। कृष्णा जी का बहुत सीरियस हैं, तो मैं था वहाँ और उनका देहांत। तो आखिरी मुलाकात थी मेरी राज कपूर के साथ। उसके बाद जब क्रियाक्रम हो रहा था उनका, यहाँ सब जनाजा जलाया जा रहा था, मैं देखा कि काले धुएं में वो, मुझे एक अजीब सा एक माइंड में एक आवारा गाने की धुन याद आई। और राज कपूर की जितनी फिल्में उनकी मैंने देखी वो सब जैसे कि पासिंग इन माय माइंड। और मैंने कहा कि राज जी से कभी मुलाकात नहीं होगी। और हम आ गए घर, और जब घर आए तो हमने 7 दिन के बाद, है ना, बहुत मैंने शोक मनाया उनका। 7 दिन के बाद कृष्णा जी का फ़ोन आया कि अब्बास, आपने जो यूडिक्लोन की बोतल दी थी, और मैंने वो बोतल को पता है क्या किया, उसका यूडिक्लोन आखिरी स्नान देने के बाद, उनको नहलाने के बाद हमने उन पर पूरा एनॉइंटमेंट किया था उसका। तो ये बात मेरे दिल में आज तक याद है कि जब कभी राज कपूर का नाम लेते हैं तो मुझे आवारा हूँ याद आता है, और हमेशा ज़िंदा रहेगा नाम। और राज कपूर के साथ हम रशिया भी गए थे। रशिया में भी बहुत ज़बरदस्त उनका स्वागत हुआ था। वहाँ देखकर मैं दंग रह गया था कि लोग कैसे बड़ी तादाद में उनको प्यार करते हैं। तो राज कपूर के साथ मेरा बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि राज कपूर से ही मैंने फर्स्ट पिक्चर में आवारा थी, आवारा से ही मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया। उसके बाद मेरी दोस्ती बनी, और मैं वो हासिल किया ज़िंदगी में जो पता नहीं कोई हासिल नहीं कर सके। जो फ़ैन से एक डायरेक्टर बना, उनका दोस्त बना, उनके साथ कोलीग एक्टर, सेम फिल्म हमने एक्टिंग की थी वगैरह। तो ये राज कपूर का दौर है, राज कपूर का हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का। अब्दुल्ला का गाना सुने? हाँ, लल्ला। हाँ, लल्ला अल्लाह तेरा निगहबान। सुनते।
अल्लाह तेरा निगहबान, लल्ला अल्लाह तेरा निगहबान, मेरा दिल मेरी जान तेरे कुर्बान, लल्ला अल्लाह तेरा निगहबान, मेरा दिल मेरी जान तेरे कुर्बान। अल्लाह तेरा निगहबान, मेरा दिल मेरी जान तेरे कुर्बान। दम से है ये दिल शाद, तू है बस खुदा के बाद, ओ तेरा दीवाना है अब्दुल्ला, तेरे बिन नहीं है कुछ याद, बन गई जिंदगी तेरी दास्तान, लल्ला अल्लाह तेरा निगहबान, मेरा दिल मेरी जान तेरे कुर्बान। छोटा सा है तू सनम, मेरा वादा तू मेरी कसम, हो जा जल्दी से तू नौजवान, बाकी मेरी है उम्र कम, है यही आखिरी मेरा अरमान, लल्ला अल्लाह तेरा निगहबान, लल्ला अल्लाह तेरा निगहबान, मेरा दिल मेरी जान तेरे तेरे कुर्बान, तेरे कुर्बान, तेरे कुर्बान। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला
जिधर चले रास्ता। मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल, होगा कोई मेरा भी साथी, होगा कोई मेरा भी साथी, होगी कहीं तो मेरी भी महफिल। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभिनेता, निर्माता, निर्देशक संजय खान से मुखातिब थे यूनुस खान, रिकॉर्डिंग इंजीनियर प्रदीप शिंदे और जेटी महाजन। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों के।